नोबल इनाम याफ्ता माशी साइंसदान बर्नानकी की किताब माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाता है, उसका दूसरा चैप्टर लेबर मार्केट के बारे में है। इसके 6 हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और चेंजेस हैं। दूसरा हिस्सा डिमांड फॉर लेबर के बारे में है और तीसरा हिस्सा सप्लाई ऑफ लेबर है। चौथा हिस्सा इसका लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम है और पांचवा हिस्सा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है और सबसे आखिरी यानी छठा हिस्सा ओकन्स लॉ है। चैप्टर का नाम है प्रोडक्टिविटी, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। पहले हिस्से यानी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हुए देखेंगे हाउ द इकॉनमी वर्क्स। सो वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम मेजरमेंट, यानी चैप्टर 1 में जो हमने मेजरमेंट की थी उससे टू एनालिसिस, जो कि चैप्टर 2 हमारा है, ये एनालिसिस के बारे में है। और इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं कि किन चीज़ों का एनालिसिस होगा कि फैक्टर इफेक्टिंग लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी, और दूसरा एनालिसिस होगा टू डेवलप थ्योरेटिकल मॉडल टू एनालाइज इश्यूज ऑफ फ्यूचर। और इसमें हम कुछ अजम्पशंस रखेंगे चैप्टर को पढ़ने से पहले। सबसे पहले अजम्पशन है कि इंटरेक्शन ऑफ ऑल मार्केट्स, लेबर, गुड्स, सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट के एट द सेम टाइम सबका होता है इंटरेक्शन। दूसरी अजम्पशन है कि फुल इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन, ऑल दो मे बी नॉट इन शॉर्ट टर्म बट देर इज़ फुल इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट क्या है यहाँ जूम किए गए कि इनपुट्स क्वांटिटीज़, और दूसरा है कि इनपुट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन relating the amount of output produced to quantities of labor and capital utilized। जैसे कि इसमें इक्वेशन दी गई है कि y इज इक्वल टू ए एफ इंटू के एन, यानी वेर इन वाई जो है यहाँ प्रोडक्शन है और ए नंबर बेरिंग ओवर ऑल प्रोडक्टिविटी। और यहाँ प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी गई हैं। पहली ये है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप इन आउटपुट एंड इनपुट, इनपुट बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगी। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर कैपिटल, यानी प्रोडक्शन फंक्शन फ्लैटर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगा और ये एमपीके की वजह से होगा। एमपीके यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, यानी कैपिटल में कोई भी चेंज जो होती है दैट लीड्स टू आउटपुट चेंज। और एम पी के इजक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा के, ये स्लोप भी है इसकी। इसी तरह से अगर लेबर को लें तो एम पी एल इजक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा एल, यानी स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेबर। यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन में चेंजेस को डिस्कस किया गया है, जैसे कि पहली है कि सप्लाई ऑफ प्रोडक्टिविटी। और सप्लाई प्रोडक्टिविटी क्या है, ये शॉक्स हैं। शॉक्स यानी वेदर शॉक्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल शॉक्स हो सकते हैं, और इनोवेशंस, और इसी तरह से इन्वेंशंस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड मे बी चेंजेस इन सप्लाईज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम वो अमल देखेंगे जो डिमांड फॉर लेबर को मुतासर करते हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि नंबर एक अजम्पशन है कि मार्केट आर अलाइक, और नंबर 2 अजम्पशन है कि परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट्स के अंदर जो कि सेट्स करता है वेजेस को, एम्प्लॉयज़ नहीं। नंबर 3 अजम्पशन है कि दी पर्पज़ ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, और इसमें एम जो है वो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर के लिए इस्तेमाल की गई है। इसको अगर मॉनेटरी टर्म्स में हम लेंगे तो इसको हम MRPN कहेंगे, जो कि इक्वल होगा MP मल्टीप्लाई बाई P के। जब तक फर्म्स रेवेन्यूज़ को फर्म्स लेबर जो है वो लेबर फोर्स जो है वो फर्म्स के रेवेन्यूज़ को बढ़ाती रहती है, तब तक फर्म लेबर को अपॉइंट करती रहती है। यानी लेबर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा, यहाँ पर लेबर को दी जाने वाली वेजेस उनके MRPN के बराबर हो जाए, यानी मार्जिन रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट फॉर लेबर उनके बराबर हो जाए। यानी लॉ ऑफ डिमांड फॉर लेबर देखें तो वो है कि ऑल एल्स बीइंग इक्वल डिक्रीज इन द रियल वेज रेजेस द अमाउंट ऑफ लेबर डिमांड एंड वाइस वर्सा। यानी जिस तरह देखें तो यहाँ 2-3 सिचुएशंस पैदा हो रही हैं कि पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि MPN इजक्वल टू W, यानी जो मार्जिन प्रोडक्ट फॉर लेबर हैं उनकी वेजेस के बराबर हैं। तो चुनाचे यहाँ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर उनकी वेजेस के इक्वल होंगी, वही यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। लेकिन दूसरी दो सूरत हाल ये देखें कि अगर मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम होगी रियल वेजेस से W स्टार से,
तो फिर वहाँ पर जो डाउन साइजिंग शुरू हो जाएगी और लेबर को कम करना शुरू कर देंगी फैक्ट्रीज। लेकिन तीसरी सिचुएशन के अंदर अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़्यादा है उनको दिए जाने वाली वेजेस से, तो फर्म और ज़्यादा लेबर को अपॉइंट करती रहेगी और इस तरीके से डिमांड फॉर लेबर बढ़ती चली जाएगी। और अब हमें देखना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ शिफ्टिंग द लेबर डिमांड कर्व। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वही फैक्टर्स है जो ऊपर हमने शॉक्स के लिए पढ़े थे ना, कि फैक्टर्स दैट चेंज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ दैट शॉक्स, जो हमने ऊपर पढ़े हैं। तो पहला फैक्टर तो ये है कि जो कर्व को शिफ्ट करता है। और दूसरा फैक्टर है साइज़ ऑफ कैपिटल स्टॉक, कि कैपिटल स्टॉक अगर बढ़ जाएगा तो उससे भी जो कर्व है डिमांड फॉर लेबर की वो शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एग्रीगेशन का तस्वर भी दिया गया है कि एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर जो है पूरी इकॉनमी की, उसके वही ट्रेंड्स होंगे और उसकी वही शिफ्टिंग के फैक्टर्स होंगे जो कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं। बेसिकली इंडिविजुअल के लिए भी है डिमांड फॉर लेबर की शिफ्टिंग और कंट्री वाइड एग्रीगेशन डिमांड फॉर लेबर के भी यही फैक्टर्स होंगे। इस ग्राफ के अंदर इसी कंसेप्ट को दिखाया गया है कि अगर बेनिफिशियल शॉक्स होंगे तो उससे जो प्रोडक्टिविटी जो लेबर होगी वो बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बढ़ने से डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और इस तरह ND1 से ND2 हो जाएगी। यहाँ पर जो फैक्टर है इसकी शिफ्टिंग का वो पॉजिटिव शॉक्स हैं, जिसकी वजह से लेबर ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और APL MPL की बढ़ने से डिमांड फॉर लेबर भी बढ़ गई है। हमारी आज की डिस्कशन का तीसरा एजेंडा है सप्लाई ऑफ लेबर। पहले क्लासिकल टाइम की बात है कि कहा जाता था कि एक कमाने वाला होता था और 10 खाने वाले होते थे, लेकिन आज एक घर में 10 कमाने वाले हैं और महंगाई या दूसरी ख्वाहिशात और टैक्स सिस्टम की वजह से शायद फिर भी खाने वाले तंग पड़े हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि नौकरी या शौक़ से होती है या मजबूरी से, और ये भी कहा जाता है कि शौक़ का कोई मोल नहीं, यानी शौक़ का कोई मूल नहीं होता, उसकी कोई प्राइस नहीं होती। तो ये जो हमने कहा ना कि नौकरी शौक़ से होती है या मजबूरी से, इसी कंसेप्ट को लेते हुए हम सप्लाई ऑफ लेबर को आगे डिस्कस करेंगे कि डिमांड फॉर लेबर फर्म्स की डोमेन है, जबकि सप्लाई ऑफ लेबर दरअसल लेबर फोर्स करती है। जैसा कि डिमांड फॉर लेबर में बेनिफिट्स और कॉस्ट का तजिया था, इसी तरह सप्लाई ऑफ लेबर में यहाँ बेनिफिट से मुराद वेजेस हैं, जबकि कॉस्ट से मुराद टाइम है। टाइम को हम MRPN के साथ लिंक करते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर लेबर लिए टाइम निकाल सकते हैं। लेबर वेजेस तो मॉनेटरी टर्म्स में लेती हैं, चुनाचे अगर हम सब्स्टिट्यूशन वेजेस को सब्स्टिट्यूट यानी लेयर टाइम के साथ मॉनेटरी टर्म्स में लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि MRPN इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई MPN। चुनाचे इंडिविजुअल चूजेस टू supply labor up to the point at which the income obtained from working an extra hour just makes up for the extra hour of leisure they have to forgo। यानी हम जो लेजर टाइम गुजार रहे होते हैं उसमें जो हमारी कॉस्ट आ रही होती है, हमारे जो एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, बेसिकली तो जो हमारा वर्किंग टाइम होता है वही उसको पूरे कर रहे होते हैं ना, तो हम उतने घंटे काम करेंगे कि जिससे हमें इतनी वेजेस मिल जाए कि जो हमने लेजर टाइम गुजारना है उसके एक्सपेंसेस को पूरा कर देगा। और यही और इस यहाँ का तरीके कंसेप्ट से डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर को इक्वलाइज कर देगा। इसमें हमें इनकम लेजर ट्रेड ऑफ को भी देखना पड़ेगा। इसमें हम 3 सिचुएशन दे सकते हैं कि इफ़ इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंस ऑफ लेजर टाइम, अगर इनकम ग्रेटर देन होगी एक्सपेंस ऑफ लेजर टाइम से तो फिर हम लेजर टाइम को बढ़ाना चाहेंगे और इनकम को कम करके लेजर टाइम की तरफ ज़्यादा जाएंगे। और इसी तरह से इनकम इज़ इक्वल टू एक्सपेंस ऑफ लेजर टाइम, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेबर सप्लाई होगी कि यहाँ पर जो हमारी इनकम है वो हमारा जो लेजर टाइम का एक्सपेंस हो रहा है उसको बराबर हो जाएगी। और तीसरी सिचुएशन है कि इनकम इज़ लेस दैन एक्सपेंस ऑफ लेजर टाइम, तो इस सूरत में लोग ज़्यादा काम करना चाहेंगे ताकि दोबारा से जो हमारी इनकम है वो लेजर टाइम के एक्सपेंस के बराबर हो जाए। और रियल वेजेस एंड लेबर सप्लाई को अगर हम देखें तो उसमें 2 तरह से इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट ऑफ रियल वेजेस हैं, ये बेसिकली रियल सप्लाई का इनकम के साथ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है। यानी इसमें हम ये भी देखते हैं कि एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या है। तो उसमें यह कि अगर बंदा $60 के एवज एक दिन में काम कर रहा है और उसको कहा जाए कि आप अपने छुट्टी वाले दिन भी काम करो $60 के एवज, तो कभी नहीं करेगा। हाँ, अगर उसको कहा जाए कि आपको $600 दिया जाएगा तो शायद वो उस दिन भी उस पर काम करने के लिए तैयार हो जाए। और इसी तरह से प्योर इनकम इफ़ेक्ट भी देखा जाता है, या इनकम इफ़ेक्ट ये बेसिकली नेगेटिव होता है हमारे लिए टाइम के साथ।
यानी जो अब किसी को इनकम मिल जाती है अचानक से, जैसे लॉटरी निकल आती है, तो उस वक़्त वो काम करने को कम तरजीह देगा। और ये तो एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर फ्यूचर टाइम में उसको उम्मीद हो कि मुझे ज़्यादा इनकम मिलेगी, तो वो फिर भी आज के दिन कम काम करने के लिए तैयार होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जिसका लेबर सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इनकम इफेक्ट जिसका लेबर सप्लाई के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, अगर हम इन दोनों को एक ही जगह पे मिला के देखें तो फिर हम देखते हैं कि इसमें जो टाइम फैक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को परमानेंट जॉब मिल जाएगी तो 8 घंटे काम करके हाई लीजर करेगा, क्योंकि इस जॉब का अरसा दुरानिया तवील है। अगर किसी को आरसी जॉब मिलेगी तो लेबर सप्लाई पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा, बस ज़्यादा यानी घंटे काम करके लेबर टाइम को, लीजर टाइम को वो तरजीह देगा, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गालिब रहेगा। जबकि मुस्तकिल जॉब में नेगेटिव इफेक्ट यानी इनकम इफेक्ट गालिब रहेगा। और इसी तरह से अगर हम देखें कि एग्रीगेट लेबर सप्लाई में भी डेटा के ज़रिए वक़्त के कम या ज़्यादा होने से रियल वेजेस के अंदर चेंज का वही रवैया देखा गया जो कि लोगों में इनफरादी सतह पर देखा गया। अगर हम बात करें कि लेबर सप्लाई कर्व की डेफिनेशन की, तो ये क्या है? द लेबर सप्लाई कर्व रिलेट्स द अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाइड विद द करंट रियल वेजेस रेट होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो फैक्टर्स ऑफ शिफ्टिंग इन लेबर सप्लाई कर्व क्या है? एनी फैक्टर दैट चेंजेस अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाइड एट गिवन लेवल ऑफ रियल वेजेस रेट शिफ्ट्स द लेबर कर्व। ये जो हमने बात की कि जो वो फैक्टर्स हैं सारे वो कौन से हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कि पॉजिटिव है और इनकम इफेक्ट जो कि नेगेटिव है, तो यही वजह बनता है लेबर सप्लाई को भी शिफ्ट करने का। यही फैक्टर हैं इसके लेबर सप्लाई के शिफ्टिंग के। हमारी आज की डिस्कशन का चौथा हिस्सा है लेबर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर आपस में इक्वल हो जाए, वहाँ पर हम कहते हैं कि वो इकॉनमी में लेबर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम है। इफ़ सिचुएशंस देखते हैं कि इफ़ एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी और प्राइसेस बढ़ के दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। इफ़ एग्रीगेट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर, तो प्राइसेस कम हो जाएगी। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक देयर इज़ नो शॉर्ट रन, बल्कि इमीडिएटली क्विकली जो प्राइसेस हैं वो मार्केट को इक्विलिब्रियम के अंदर ले आएंगी। और डिस्टर्बेंस और शिफ्टिंग डिमांड साइड और सप्लाई साइड विल इफ़ेक्ट वेजेस और एम्प्लॉयमेंट। कोई भी अगर शिफ्टिंग आएगी या डिस्टर्बेंस होगी इस इक्विलिब्रियम के अंदर, तो उससे जो वेजेस हैं और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब अगर हम देखें कम्बिनेशंस ऑफ लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ से प्रोडक्शन फंक्शन को भी अगर इनबिल्ट करें उसको भी यहाँ लेके आएँ, तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल आउटपुट इज़ द लेवल ऑफ आउटपुट that forms in the economy supply when wages and forms have fully adjusted. The same is prolonged level, that is the level of output supplied when aggregate employment is equal to full employment, यानी यहाँ पर n bar is equal to y bar is equal to average function of k and n bar। यानी हम यही कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का इंसार लेबर फोर्स और प्रोडक्शन फंक्शन पर ही होता है। हमारी आज की डिस्कशन का सेकंड लास्ट और फिफ्थ एजेंडा है अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली इनएफिशिएंसी इन यूजिंग लेबर फोर्स ऑप्टिमली है। और इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स दैट इज़ अनएम्प्लॉयड, और दूसरा एक रेट देखते हैं कि पार्टिसिपेशन रेट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन लेबर फोर्स। और अगर हम देखें कि चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट क्या हैं, तो यहाँ पर जो फिगर दी गई है इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे बेरोज़गार लोगों को रोज़गार हासिल होता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ परसेंटेज रोज़गार का बेरोज़गारी की तरफ चला जाता है, और जो कुछ बेरोज़गारी परसेंटेज होती है उनमें से कुछ को जॉब्स मिल जाती हैं। यहाँ पर डिफरेंट परसेंटेजेस दिखाई गई हैं। पहले से बरसरे रोज़गार दोबारा बेरोज़गार हो जाते हैं, या इन दोनों तरह से निकल कर लेबर फोर्स से ही आउट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, कुछ लेबर मार्केट के अलावा किसी और मार्केट में चले जाते हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं,
दरअसल ब्यूरो फॉर लेबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स अमेरिका के अंदर 60,000 हाउस होल्ड सर्वे का जो डेटा लिया गया था उनके रिजल्ट्स को यहाँ परसेंटेजेस के अंदर शो किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट स्पेल क्या है? द पीरियड ऑफ टाइम दैट एन इंडिविजुअल इज़ अनएम्प्लॉयड इज़ कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयमेंट स्पेल। द लॉन्ग the length of the time that an unemployed spell lasts is called its duration। ये दोनों यानी स्पेल और ड्यूरेशन जो है मिलकर किसी बेरोज़गारी की मजबूरी और मुश्किल का तखमीना लगाते हैं। इसके बारे में मुदरजा दो इख्तलाफात पाए जाते हैं। नंबर 1, ज़्यादातर अरसा शॉर्ट रन के लिए होता है, तकरीबन 2 माह, क्योंकि इसके बाद तो लोगों के घर और गाड़ियाँ बिकना शुरू हो जाती हैं और इससे ज़्यादा कोई बेरोज़गार रह नहीं सकता। कुछ लोग लंबे अरसे की बेरोज़गारी भी काटते हैं और जो लंबे अरसे की बेरोज़गारी से गुज़रते हैं उनको क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दिया जाएगा बाद में। लेकिन 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो ऊपर बयान किए गए। अनएम्प्लॉयमेंट की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जिसमें से पहली फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट की तो हम कहते हैं कि हमारे माशरे में हमेशा बेरोज़गारी रहने की पहली वजह यह है कि फर्म्स मुनासिब लेबर ढूंढने के लिए और लेबर फोर्स मुनासिब रोज़गार के मौके ढूंढने के लिए तोतल यानी टाइम फैक्टर का शिकार रहते हैं। रोज़गार के भी नए नए मौके पैदा होते हैं और लेबर फोर्स भी बढ़ती चली जाती है या कम होती चली जाती है। इस तब्दीली की मैचिंग को हम फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की दूसरी किस्म है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द क्रोनिक एंड लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट that exists even when the economy is not in recession is called the structural unemployment। इसकी 2 वजूहात होती हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। पहली वजह है अनस्किल्ड या लो स्किल्ड लेबर, दूसरी वजह है इकॉनमी के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज़ श्रिंक करती चली जाती हैं जिससे क्रोनिक किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट के 2 तरह के रेट्स हैं, एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल की वजह से बेरोज़गारी कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाती जब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल पर हो। इस वक्त भी बेरोज़गारी की शरह को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये तकरीबन 4 से 6% रहता ही है हर वक्त और इसको यू बार से ज़ाहिर किया जाता है। ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो है जिसको ख़त्म करना कभी मुमकिन नहीं होता। और दूसरी किस्म की है साइक्लिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। असल रेट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान फ़र्क को साइक्लिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं और इसको यू माइनस यू बार से ज़ाहिर किया जाता है। इफ़ पॉजिटिव रेट होगा ये साइक्लिकल रेट, जबकि वाई बार यानी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इज़ लेस दैन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और इट्स नेगेटिव यानी साइक्लिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी नेगेटिव इफ़ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी ग्रेटर दैन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हमारी आज की डिस्कशन का आखिरी और 6th एजेंडा है ओकन्स लॉ, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स के बारे में वजाहत करता है। इस कानून के मुताबिक असल और फुल एम्प्लॉयमेंट का फ़र्क दोगुना होता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मसलन अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 1% ज़्यादा होगी तो असल आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट से 2% कम होगी। इसलिए इसका फार्मूला है वाई बार वाई ओवर वाई इज इक्वल टू 2 इंटू यू माइनस यू बार। इसका एक और फार्मूला भी है डेल्टा वाई ओवर वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 वाई यू। इसका मतलब भी वही है, लेकिन यहाँ ओकन्स लॉ के साथ 3 का मतलब है कि अमेरिका की एवरेज ग्रोथ 3% है। अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो इससे इकॉनमी के फुल और असल एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क तो आएगा, लेकिन असल आउटपुट की ग्रोथ 3% से कम ही रहेगी। चुनाचे ओकन्स लॉ बेसिकली हमें रेट के साथ वजाहत करता है। इस कानून के मुताबिक असल और फुल एम्प्लॉयमेंट का फ़र्क कितना होगा, और ये बताता है कि असल में ये फ़र्क दोगुना होगा कि अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी तब्दीली आती है, जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजाहत हमने ऊपर भी पढ़ी है। अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली तो डिफरेंस है कि रियल रेट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और उस साइकिल का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसके दरमियान जो फ़र्क है। तो जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसमें जितना भी फ़र्क आएगा ओवरऑल फुल एम्प्लॉयमेंट में उससे दोगुना फ़र्क आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एंड स्टेइंग विथ मी फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू।